कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत करते हैं और संगे संगे जतरू भाई बटले भी बहुत बहुत जोहार है और कार्यक्रम में रोमन का स्वागत है किसान भाई। बिल्कुल। और शुरुआत करेंगे सबसे पहले कृषि समाचार से। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गुमला में होगा ग्रास क्रॉप प्रजाति के मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन। उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने की कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक। लौकी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए स्वर्ण स्नेहा। अब समाचार विस्तार से। मत्स्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित जलाशय मत्स्य विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-2015 में गुमला जिला के चयनित जलाशयों में जलीय पौधों के बायोलॉजिकल नियंत्रण के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्रास क्रॉप मछली अंगुलिकाओं का संचयन किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कि समेकित मत्स्यिकी को बढ़ावा देना। इस कार्य के लिए इच्छुक स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादक या प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादक ग्रास क्रॉप मछली अंगुलिकाओं की आपूर्ति के लिए गुमला मत्स्य प्रक्षेत्र कार्यालय में 25 जून तक आवेदन दे सकते हैं। बीते दिनों राजधानी रांची में उपायुक्त विनय कुमार चौबे ने कृषि योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कृषि अधिकारियों को निर्देश दिया है कि रांची में सफल बीमा का काम 31 अगस्त तक चालू रखे। उन्होंने खरीफ फसल और बीज बुआई से संबंधित रिपोर्ट ली, साथ ही प्रतिदिन वर्षा का रेंज रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया है। उपायुक्त ने ये भी कहा है कि बागवानी के सुरभि प्रोजेक्ट के 3 यूनिट खोलने के लिए स्थान का चयन करें ताकि इस योजना को जल्द शुरू किया जा सके। टमाटर की खेती अगर ड्रिप सिंचाई विधि से किया जा रहा है तो किसान भाई बुआई में कतारों के बीच 1.2 मीटर और पौधे के बीच 40 सेंटीमीटर की दूरी रखें। साथ ही परंपरागत बुआई में कतारों के बीच 2 से 2.5 फीट और पौधे के बीच 40 से 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सब्जी फसलों की बुआई में कतार से कतार और पौधों के बीच निर्धारित दूरी का होना बहुत जरूरी है। खासकर टमाटर की खेती टपक सिंचाई विधि से करना हो या परंपरागत तरीके से करना हो तो दोनों स्थिति में कतार और पौधों के बीच की दूरी बदल जाएगी। किसान भाइयों, आप टमाटर की खेती जब बरसात में करने जा रहे हैं तो जिन किसान भाई के पास टपक सिंचाई लगा हुआ है उनको जो है लाइन से लाइन की दूरी 1.2 मीटर रहेगा और जो पौधा से पौधा की दूरी 40 सेंटीमीटर रहेगा। जो किसान भाई टपक सिंचाई नहीं लगाए हैं तो अपने खेत में 2 से 2.5 फीट की दूरी पर जो है लाइन से लाइन की दूरी रखेंगे 2 से 2.5 फीट और पौध से पौध की दूरी रखेंगे 40 से 45 सेंटीमीटर। राज्य के किसान अगर बरसात में लत्तर वाली सब्जी फसल लौकी की खेती करना चाहते हैं तो इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए जिन उन्नत प्रभेदों का चयन करना ज्यादा फायदेमंद होगा उस संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। लौकी की 2 महत्वपूर्ण किस्में स्वर्ण स्नेहा का विकास भी हम लोग इसके से किए हैं और अर्का बहार पहले से भी चली हुई किस्में हैं। दोनों किस्म में किसी का भी चुनाव किसान भाई कर सकते हैं। स्वर्ण स्नेहा नई किस्म हम लोगों ने अभी हाल में ही किसान भाइयों के लिए विकसित किया है। उसका बीज उपलब्ध है, किसान भाई लेकर के फायदा कमा सकते हैं। राज्य के किसान कृषि उपकरण कल्टीवेटर की सहायता से अपने खेतों की उथली जुताई तथा फसलों में निकाई गुड़ाई और खरपतवार निकालने का काम कर सकते हैं। इस यंत्र से देसी हल की तुलना में 60% मजदूरी की बचत, 35% संचालन खर्च में बचत और 6% उपज में वृद्धि होती है। चलिए मिलते हैं उस कामयाब किसान से जिनकी उन्नत खेती और बेहतर पैदावार उनके पूरे इलाके के लिए एक मिसाल है। आज हम आपको एक ऐसे कामयाब किसान से मिलवा रहे हैं जो बदलते ज़माने के साथ अपनी खेती को भी नई कृषि तकनीक से जोड़ चुके हैं। ये आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। यही वजह है कि इनकी खेती भी उन्नत हो रही है और उपज में भी बढ़ोतरी हो रही है। टोटल मिश्रित से खेती बाड़ी किया जाए तो उससे किसान लोग भी सुखी संपन्न रह सकते हैं और इसी तरह करके आज हम पूरे परिवार खुशहाल हैं। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2300 रुपये से 2400 रुपये, चावल मध्यम 2500 रुपये से 2600 रुपये, चावल उत्तम 3500 रुपये से 3600 रुपये, गेहूँ 1750 रुपये से 1800 रुपये, चना 3300 रुपये से 3400 रुपये, दाल अरहर 5500 रुपये से 6400 रुपये, दाल मसूर 4800 रुपये से 5200 रुपये, दाल चना 4000 रुपये से 4200 रुपये, सरसों तेल 9000 रुपये से 9400 रुपये, चीनी 3350 रुपये से 3450 रुपये, आलू 1000 रुपये से 1200 रुपये और प्याज 950 रुपये से 1150 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। देखते रहे हमारे कृषि समाचार, और कृषि समाचार करता है तो हमने बढ़िया जानकारी ले ली, मौसम के जान ली, बाजार भाव के भी जान ली हमरे मन, साथ ही मंडी का क्या भाव रहेगा वो अच्छी तरीके से हमने जाना। एकदम सही कह ली रे। और देखो हमारे कार्यक्रम के आगे लेगा बुकर से पहले ही छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। विराम कर बाद एक धाव सभी किसान भाई मन के फिर से हमारे कार्यक्रम में स्वागत करीला। बिल्कुल। और जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो बहुत ही अहम जानकारी है। एकदम किसान मान देखो हमरे मन खेती बाड़ी कर काम करीला, संगे संगे जो पौधशाला में हमरे मन खेती कर तैयारी करीला, उकर में समस्या का है किसान मन रोड मन खास कर देखत हो अब कि उकर में बहुत सारा बीमारी लग जाएला। तो बीमारी से हमरे मन कैसे बचाव कर सकेला अपन पौधशाला कर, तो इकर बारे में हमरे मन के विशेष जानकारी कर जरूरी है। और जानकारी हमरे मन के देवत हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। आज हम आए हुए हैं हर प्लांटों में और जानेंगे कि पौधशाले में जो पौधे तैयार करते हैं उनमें से कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कैसे कौन से रोग होते हैं और उनका बचाव कैसे करते हैं। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सुदर्शन मौर्य जी। डॉक्टर साहब, किसी भी मतलब फसल के लिए पौध की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है और पौध अगर सुरक्षित होंगे तो तभी हमारे फसल अच्छे होंगे। तो इसके लिए जब पौधशाला में हम हमारे किसान भाई पौधे लगाएंगे तो क्या सावधानियां बरतेंगे और कौन कौन से पौधे लगाएंगे? हमारा जो फसल है पौध के ऊपर ही डिपेंड करता है। हमारा जो बिजड़ा है, यदि स्वस्थ बिजड़ा होता है तो हमारी फसल भी स्वस्थ होती है। इसलिए पौधशाला में बिजड़ों की जो है जब हम लगाते हैं बीज को तो उच्च गुणवत्ता या स्वस्थ बिजड़ा तैयार करना हमारी मुख्य प्राथमिकता होती है।
यदि हमारा बीज जो है स्वस्थ है तो बिजड़ा भी स्वस्थ होगा, बिजड़ा स्वस्थ है तो हमारी फसल भी अच्छी होगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी फसल को ध्यान में रखना है कि हमारी फसल जो है रोग रहित हो और उसमें बीमारियां भी कम आए। तो इन सब चीज़ों के लिए किसान भाइयों को बिजड़ा डालते समय कुछ चीज़ों का जो है किस विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जैसे हम जो है बीज का चयन कैसे करते हैं, जैसे ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो है अपने घरों में बनाए हुए बीज को इस्तेमाल करते हैं, या बहुत सारे किसान भाई जो है बाज़ार से ख़रीद के ले आते हैं। तो किसान भाई यदि घर का बीज इस्तेमाल करते हैं तो आप ध्यान में रखें कि बीज को डालने से पहले बीज को उपचारित करें, और बीज उपचारित करने से पहले थोड़ा सा आप इंश्योर हो जाएं कि जो भी आप बीज ले रहे हैं वो स्वस्थ होने चाहिए, और एक जो है बड़े साइज़ का, यानी एक तरह से कहिए कि जो है ऐसे बीज हों जो कि मजबूत दिखें, मोटे दिखें, उन्हीं को जो है कहने मतलब नर्सरी में डालें। जिससे क्या होगा कि अच्छा बीज आप जानते हो कि अच्छी पौध को देगा। यदि आपका रोगित बीज है तो रोगित पौधा भी होगा। तो इसलिए जो है किसान भाइयों को चाहिए कि बीज जो है स्वस्थ हो, मोटे आकार का हो, तो उनको जो है नर्सरी के लिए इस्तेमाल करें। और रही बात यदि जो है बाज़ार से ख़रीदते हैं तो आप इंश्योर कर लें कि जब भी आप बाज़ार से ख़रीदें तो उसके ऊपर सील पैक लगा हुआ पैकेट होना चाहिए। यदि सील पैकेट नहीं है तो आप उनसे पूछ लीजिए कि इसकी जो है गुणवत्ता कितनी है। यदि 100% 90% जर्मिनेशन है तब आप उसको ख़रीदें। और रही बात बीज डालने की बात, तो हम बीज को जो है कहाँ डालते हैं। जैसे जनरली हमने देखा है ज़्यादातर किसान भाई जो है आसपास के लोग जब नर्सरी डाल देते हैं तब उनको ध्यान में आता है कि अरे तो बैगन डालने का समय, बैगन की नर्सरी तैयार करने का समय आ गया, टमाटर की नर्सरी डालने का समय आ गया। तो इस समय जो है खेत की तैयारी हमारी प्रॉपर नहीं हो पाती। तो किसान भाई अभी जैसे अभी समय है आपके पास नर्सरी डालने के लिए, जो कि अभी बरसात के नर्सरी हम लोग जो है जुलाई में, जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग टमाटर, बैगन, मिर्च की नर्सरी डालते हैं। तो नर्सरी डालने से पहले आप जो है जहाँ पे आपको नर्सरी डालनी है उस जगह की जो है अच्छे से खुदाई कर लें। खुदाई का मतलब ऊपर की मिट्टी नीचे और नीचे की मिट्टी ऊपर हो जाए, जिससे उसको प्रॉपर धूप लग जाए। धूप लगने से क्या होगा कि जो भी कीड़े मकोड़े होंगे या रोग उत्पन्न करने वाले कारक होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। अरे और जो है यदि एक किसान भाई के पास जो है प्लास्टिक के सीड्स हो तो आप जो है सॉइल सोलराइजेशन भी कर सकते हैं कि उस जहाँ पे आप मिट्टी की खुदाई किए हैं उसको जो है प्लास्टिक से ढक दीजिए। जिससे क्या होगा कि इस समय गर्मी ज़्यादा है तो प्लास्टिक बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और उस गर्म होने से क्या होगा कि आपकी मिट्टी भी गर्म हो जाएगी। तो जो भी रोग उत्पन्न करने वाले कारक होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और एक दूसरा तरीका भी हम लोगों ने जो है यहाँ पे ज़्यादातर किसानों को जो है इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उनको बताते भी हैं कि प्रो ट्रे में नर्सरी तैयार करना, जो कि आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एक प्लास्टिक की ट्रे होती है, इसमें कोकोपीट और बर्मी कंपोस्ट का मिक्सचर जो है डाल के बीज को जो है डालते हैं, जो कि हम यदि हम दिखाना चाहेंगे तो आपको नर्सरी हमारे पास है, हम दिखा देंगे अभी। उसमें जो है सिंपल एक ट्रे है जो कि कप साइज़ के, उसमें लगभग 110 के आसपास उसमें जो है कप्स बने होते हैं। कोकोपीट बाज़ार में उपलब्ध है जो कि केक के रूप में मिलता है, उसको ले लें और उसको 1:1 के रेशियो में, जैसे कोकोपीट को शाम को भिगा दीजिए और भिगाने के बाद अगले दिन उसको छान के अच्छे से गार लीजिए, जिससे क्या होगा कि उसके एक्सेस पानी निकल जाए। और जितना कोकोपीट है उतना बर्मी कंपोस्ट मिला के उस प्रोट्रे को भर के फिर जो है बीज को उसमें डालें। अब महत्वपूर्ण सवाल आता है कि जब बीज हमारे बड़े होने लगते हैं पौधे, हाँ। तो उसमें कीटों का प्रकोप होने लगता है, तो वो कौन कौन से कीट हैं और उनके बचाव हमारे किसान। हमारी जब नर्सरी हम डाल देते हैं तो नर्सरी डालते समय यदि कुछ चीज़ों का आपको इंश्योर करना है कि बीज उपचारित है कि नहीं है। बीज यदि आपका उपचारित है तो नर्सरी में बीमारियां कम आती हैं। यदि मान लीजिए उपचारित किया हुआ है उसके बावजूद बीमारी आ रही है, तो विशेष तौर पे जो नर्सरी में बीमारी आती है वो पहली बीमारी जो प्रमुख रूप से आती है वो है बिजड़ा सड़न या पौध सड़न बीमारी जिसको बोलते हैं। ये दो तरह का होता है कि एक जो है बीज अंकुरित होने से पहले उसको मार देता है, वो आपको दिखाई नहीं देता, आपको लगता है कि आपका बीज अंकुरित नहीं हुआ, लेकिन वो बीज अंदर ही अंदर जो है मर गया। लेकिन एक दूसरा बीमारी आती है सेम तरह की, लेकिन उसमें होता क्या कि पौधा आपका बीज जो है अंकुरित हो जाता है, आपको लगता है कि अंकुरण बहुत ही अच्छा हुआ, मेरी जो है बीज का जो अंकुरण बहुत ही अच्छा है। लेकिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जब आप खेत में देखते हो तो पता चलता है कि उसमें 25 से 30% पौधे जो है मुरझा के मर गए। वो मुरझाना विशेष तौर पे एक बीमारी है जिसको हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग ऑफ,
या पौध सड़न छोटे से स्टेज में लग जाता है। यही बीमारी जो है थोड़ा सा बड़े आकार पे भी लगता है जब पौधा आप जो है काफ़ी घना यदि लगा दें। जनरली हम लोग खेत में जब नर्सरी डालते हैं तो दूरी का हम मेंटेन नहीं करते, वैसे ही छींट देते हैं, तो जहाँ पे बीज ज़्यादा गिर जाता है तो वहाँ पे इस बीमारी के आसार ज़्यादा होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बीज को जो है डालते समय आपको एक प्रॉपर जो है स्पेस दे के ही आप जो है बीज को डालें। अब इसके बचाव की अगर हम बात करें तो हमारे किसान भाई जब लक्षण पौधे में आ जाते हैं उस टाइप के, तो उसके बचाव कैसे करेंगे? हाँ देखिए, इसके बचाव के सबसे जैसे ये बीमारी जो बहुत ही कॉमन है नर्सरी की, इस बीमारी से बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जहाँ पे आप नर्सरी डालने जा रहे हैं वहाँ पे उसको भी जो उपचारित कर लें। उस जगह पे ब्लू कॉपर या ब्लाइटक्स 50 के नाम से दवा आती है, उसको 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला के घोल बना लें और जहाँ पे आपको नर्सरी डालनी है उसके ऊपर छिड़काव कर लें। इस तरह के छिड़काव करने से क्या होगा कि जो भी रोग उत्पन्न करने वाले कारक हैं, मुख्य तौर पे इस बीमारी को जो कारक होते हैं, पिथियम होता है, फाइटोप्थोरा होता है, फ्यूजेरियम होता है, राजेक्टोनिया होती है, तो ये जो चारों तरह के जो पैथोजन होते हैं, ये जो है जो इसको बोलते हैं तरीका को सॉइल ड्रेंचिंग बोलते हैं। ब्लू कॉपर को जो है सॉइल उस पर स्प्रे कर देते हैं तो जो भी कारक होते हैं वो मर जाते हैं और ये बीमारी नहीं आती है। लेकिन खड़ी फसल में यदि आई हुई है तो उस समय जो है डायथेन M45 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में इसका छिड़काव करें, या बाविस्टीन जो कि कार्बेंडाजिम के नाम से आता है उसको ले लें, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में डाल के छिड़काव करें तो ये बीमारी नियंत्रित हो जाती है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि अगर पौधशाला तैयार करते हैं और डॉक्टर साहब ने जो उपाय बताए हैं या विधियां बताई हैं उसको आप उपयोग करेंगे तो अच्छी पौधशाला तैयार होगी और फसल आपके अच्छे होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किसान भाइयों। देखो भाजी, हमारे मन जानकारी तो बढ़िया कर ली और दोसर जानकारी भी किसान मन के हमारे मन जरूर दिवाब, लेकिन ये छोटा सन विराम कर बाद में। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो? हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या? मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। विराम के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान मन देखो, हमरे खेती बाड़ी का काम करीला, संगे संगे पशुपालन कर भी काम करीला। तो पशुपालन में ध्यान देवे कर बहुत सन बात है। जैसे कि पशुपालन में अगर मान लो पशुधन मन के अगर फाइलेरिया अगर हो जाते, यानी बरसात के मौसम में ये सारी बीमारियां ज्यादा होती है। एकदम खास करके फाइलेरिया और सर्रा रोग जो है, इगर से बचाव हमरे मन कर बहुत जरूरी है, खास करके पशु मन में। बिल्कुल, तो आज ये वाली जानकारी भी हम अपने किसानों को दे देते हैं। तो ये जानकारी हमें कौन दे रहे हैं? डॉक्टर M.K. गुप्ता जी। किसान भाइयों, बरसात का मौसम हमारे राज्य में दस्तक दे रहा है। ऐसे में बरसात के मौसम में पशुओं में थैलेरिया और सर्रा रोग बढ़ने की आशंका ज़्यादा हो जाती है, और आज के अंक में हम आपको इसी रोग के विषय में जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं, डॉक्टर M.K. गुप्ता। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पशुओं में थैलेरिया और सर्रा रोग होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें आप किसान भाइयों को। देखिए, थैलेरिया और सर्रा रोग ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण रोग हैं पशुओं में और गाय के प्रजातियों में, गाय और भैंस दोनों में ही। और ये दोनों ही रक्त परिजीवी से होते हैं, जो प्रोटोजोआ होता है, ब्लड प्रोटोजोआ, उनके द्वारा होता है। और ये फैलते हैं जो चमोकन होता है, ठैल होता है, उनके द्वारा या मक्खियों के काटने के द्वारा। तो अब गर्मी हो चाहे बरसात का मौसम आ रहा है, दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे कि सफाई जो मक्खियों का जो है संख्या बढ़ जाती है
और उनके बदन पे चमोकन वगैरह होने लगते हैं, जिसके द्वारा ये बीमारी फैलती है। तो इसीलिए इन दोनों मौसम में इन दोनों बीमारियों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जानलेवा बीमारियां भी हो सकती हैं। इस बीमारी में जान भी जा सकता है जानवर का। थैलेरिया और सररा रोग जो होते हैं तो इसके लक्षण क्या होते हैं? किसान भाई ऐसे क्या लक्षण देख पाएंगे अपने पशुओं में ताकि उनको पता लगे कि ये रोग हो चुका है उनके जानवर? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है हमारे किसान भाइयों को। पहले मैं थैलेरिया के लक्षण के बारे में बताता हूँ। थैलेरिया रोग हो जाने पे गाय में बहुत तेज़ बुखार हो जाता है। गाय का बुखार 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के करीब रहता है, और अगर थैलेरिया हो गया तो इसमें टेम्परेचर जो है उसका 106, 107 इस तरह से बढ़ जाता है। और दूसरा प्रमुख बात है कि उसके मुंह से लार निकलने लगेगा, और जो उनके जो ग्रंथियाँ होती हैं दोनों पैर के सामने में, उसको लिम्फ नोड कहते हैं। तो सुप्रास्कैपुलर लिम्फ नोड, दोनों ग्रंथियाँ जो हैं, ग्लैंड हैं, वो बड़े हो जाते हैं। तो अगर ग्लैंड बड़ा हो गया है और तेज़ बुखार हो रहा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण हैं थैलेरिया रोग के। फिर रही बात सर्रा रोग की। सर्रा रोग में भी बहुत लक्षण अलग तरह के होते हैं, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि जो उसमें मस्तिष्क में लक्षण क्षत हो जाता है, उसके चलते उसमें नर्वस सिम्टम्स आने लगते हैं। जो बीमार गाय है, सर्रा रोग से पीड़ित गाय है, वो गोल गोल घूमना शुरू करेगी, या फिर वो नाद को अपने सिर से ढकेलेगी, या रस्सी खींच करके रखेगी। इस तरह के लक्षण उसमें आने लगते हैं। तेज़ बुखार उसमें हो जाएगा। कई बार बुखार नॉर्मल से कम भी हो सकता है। जानवर गिर करके छटपटाने लगेगा, या फिर अगर पुराना सर्रा रोग हो गया है तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि उसका वज़न घटता चला जाएगा, प्रोडक्शन उसका कम हो जाएगा। तो ये सारे लक्षण हैं, बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप के लक्षण हैं, और ये सर्रा रोग में होते हैं। और ये दोनों ही रोग हमारे प्रांत में बहुत फैला हुआ है। थैलेरिया रोग भी रांची और आसपास के सभी इलाकों में मिलता है, सभी डाल्टनगंज वगैरह, हजारीबाग, सब जगह मिलता है। और इसी तरह से सर्रा रोग भी पूरे प्रांत में देखने को मिलता है। तो सर, ये रोग जो पशुओं में होते हैं, ये क्या बरसात के मौसम में ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं या किसी भी मौसम में हो सकते हैं? देखिए, होते तो ये पूरे साल ये रोग हो सकता है, लेकिन गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में जब ये चमोकन वगैरह की संख्या बढ़ जाती है तो इन रोगों के होने की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। किसान भाइयों को डॉक्टर साहब आगे ये जानकारी दीजिए कि अगर ये रोग हो चुके हैं पशुओं को, तो इसका बचाव वो कैसे करेंगे? जी हाँ, देखिए, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, उपचार होता है, वो बहुत महंगा होता है। इसीलिए ये जान लेना बहुत आवश्यक होता है कि ये रोग है क्या। अगर जानवर को बुखार हो गया तो कारण कई हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि थैलेरिया ही हो या सर्रा ही हो। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये थैलेरिया है या सर्रा है? तो इसके लिए खून का जांच करवाना बहुत आवश्यक होता है। हमारे किसान भाई अक्सर चूक जाते हैं, खून का जांच नहीं करवाते हैं। तो वैसा करवाने के लिए निकट के पशु चिकित्सक से मिलना होगा। वो रक्त का जो है नमूना लेंगे और उसको प्रयोगशाला में भेज करके उसको पता लगा सकते हैं। और अगर जब पता चल गया कि हाँ इसमें थैलेरिया है तो उसके लिए दवाएं उपलब्ध हैं। अगर सही समय पे निदान हो जाए तो उपचार बहुत सरल है। ऐसा नहीं है कि जानवर को नहीं बचाया जा सकता है। और दोनों ही सर्रा और थैलेरिया दोनों ही केस में, तो इसीलिए रक्त जांच हमारे पशुपालक ज़रूर करवा लें और उससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। उससे ये पता चलेगा कि बीमारी कौन सी है और उसका सही इलाज हो पाएगा। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि थैलेरिया रोग और सर्रा रोग से बचने के लिए पहले अगर कुछ उपाय करना चाहें किसान भाई तो क्या उपाय कर सकते हैं? हाँ, उपाय तो बहुत सरल है कि अगर आप सफाई रखते हैं चौहाल में और उनके शरीर पे हमेशा देखते रहिए कि अठैल वगैरह नहीं हो, टिक्स माइट्स नहीं हो, और अगर है तो उसको उपचार करें, उसको धो करके। और ब्यूटॉक्स जो है वो दवाएं वगैरह आती हैं, बहुत सारी दवाएं उपलब्ध हैं, पशु चिकित्सक से मिल लें। और अगर अठैल नहीं रहेगा, उसको जो है बाह्य परिजीवी नहीं रहेंगे तो इस बीमारी के होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ऐसा नहीं कि नहीं होती, क्योंकि मक्खियों के द्वारा भी होता है। अब आप शरीर के ऊपर जो कीड़ा है उसको तो आप मार सकते हैं, लेकिन अब ये मक्खी वगैरह है तो उसके लिए तो गुहाल को साफ़ रखना, फिनाइल से धोना, इन सब बातों पे अगर ध्यान देंगे, साफ़ सफाई पे, तो बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इसका जो इलाज होता है, इस बीमारी का जो इलाज होता है, ये कहाँ किसान भाई कहाँ जाएंगे इसके चिकित्सा के लिए, और इस पर क्या खर्च क्या आता है? हाँ, खर्च तो इसका काफ़ी महंगा है। थैलेरिया के इलाज में करीब 1200-1500 रुपये का दवा आता है, और इसीलिए जांच करा करके और उसको कंफर्म कर लेना ज़रूरी होता है। और अपने से कभी भी इलाज ना करें हमारे किसान भाई, क्योंकि बीमारियां, बुखार है तो वो बबेसिया के चलते भी हो सकता है, एनाप्लाज्मा के चलते भी हो सकता है, कई कारण है। पेशाब में अगर संक्रमण है उससे हो सकता है,
तो रोग का पता लगा लें, और एक बार पता चल गया तो पशु चिकित्सक से ज़रूर दिखलाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2-3 तरह की बीमारियां एक साथ होती हैं। तो वैसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि गर्मी का मौसम है और उसको हीट स्ट्रोक लगा हुआ है, उसमें भी जो लू लग जाता है, तो उसमें भी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 106-107 हो जाता है। तो जांच करने से पता चल जाए कि थलेरिया वगैरह नहीं है, केवल लू लगा हुआ है, तो आपको बुखार कम करने की दवा देंगे, उसको नहला देंगे, तो आसानी से वो ठीक हो जाएगा। तो लेकिन हाँ, ये सब कुछ करने के लिए पशु चिकित्सक की राय ज़रूर लें। हमारे और आपके बात से नहीं होगा, क्योंकि पशु चिकित्सक देखेंगे तभी वो सही जानकारी देंगे, और कितने मात्रा में दवा देना है, कितने दिन तक दवा देना है, कौन सा दवा देना है, साथ में कौन कौन सा दवा देना चाहिए, ये सब निर्णय लेंगे पशु चिकित्सक, इसीलिए उनसे ज़रूर सलाह ले लें। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप किसान भाइयों को और क्या संदेश देना चाहेंगे थैलेरिया और सररा रोग से जुड़े हुए? देखिए, थैलेरिया रोग जो है वो है तो जानलेवा रोग, लेकिन उसको बचाया जा सकता है और इसमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। और इसका वैक्सीन भी अवेलेबल होता है अगर आप उसको चाहें तो, लेकिन उसकी जो बचाने की जो अवधि होती है वो 6 महीने के करीब होती है। बार बार आपको वैक्सीन लगाना पड़ेगा। साफ़ सफाई मेंटेन करके रखेंगे अपने गाँव हाल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहना आसान है, सफाई करना बहुत मुश्किल होता है, वो जो पालते हैं जानवर उन्हीं को पता चलता है। लेकिन फिर भी आपका प्रयास रहना चाहिए कि अपने गोहाल को साफ़ रखें, और अगर बीमारी हो तो तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लें, उनको परेशानी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी जानकारी रही आज। जिस तरह से हमने पशुओं के विषय में भी बातें की और साथ ही पौधशाला के बारे में भी बातें की, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान बंधु आज की जानकारी से काफ़ी संतुष्ट हो गए। भाई देखो, हमरे मन जानकारी तो जरूर दिवाईला, और फिर अगला सप्ताह जब हमरे मन भेंट करब तो कर में बढ़िया बढ़िया रोड मन खातिर जानकारी रही। लेकिन अब रोड मन के पता लिख लेवे है हमारे कार्यक्रम कर, यानी जाने का वक्त हो चला है हमारा। जल्दी से लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834-001। फिलहाल आज के लिए बहुत हो चला, वक्त अब जाने को इजाज़त मांगता है, तो आज के लिए हम दोनों को दीजिए इजाज़त। जोहार।